हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरि प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे पैमाने के प्रतिफल के निर्धारक तत्व। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने 3 सेपरेट वीडियो में जो है पैमाने का वर्तमान प्रतिफल, पैमाने का स्थिर प्रतिफल और पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल तीनों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि पैमाने के प्रतिफल के निर्धारक तत्व क्या होते हैं। आखिर ये जो घटित होता है कि पैमाने का वर्तमान प्रतिफल, पैमाने का स्थिर प्रतिफल और पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल, ये क्यों घटित होता है, इसके कौन से कारक हैं। लेकिन अपनी मूल बात पर आने से पहले मैं एक बार फिर से पैमाने का प्रतिफल क्या होता है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको रिमाइंड हो जाएगा। देखिए, जो पैमाने का प्रतिफल होता है जिसे रेटन्स टू स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे रेटन्स टू स्केल बोलते हैं। यह जो है उत्पादन फलन की दीर्घकालीन प्रवृत्ति को सूचित करता है। पैमाने का प्रतिफल जो है वह उत्पादन फलन की दीर्घकालीन प्रवृत्ति को सूचित करता है। दीर्घकाल में कोई उत्पत्ति का साधन स्थिर नहीं रहता। आप जानते हैं कि दीर्घकाल में उत्पत्ति का कोई भी साधन स्थिर नहीं रहता। सभी उत्पत्ति के साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं तथा उन्हें आवश्यकता अनुसार परिवर्तित भी किया जा सकता है। सभी उत्पत्ति के साधनों के परिवर्तनशील होने के कारण उत्पादन का पैमाना परिवर्तित किया जा सकता है। सभी उत्पत्ति के दीर्घकाल में जो है सभी उत्पत्ति के साधन जो है वो परिवर्तनशील होते हैं और जिसके कारण क्या है कि उत्पादन के पैमाने को भी परिवर्तित किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि उत्पादन तकनीकी में सुधार होता है, श्रम विभाजन होता है, विशिष्टीकरण होता है। इन सब के कारण जो है उत्पादन में आंतरिक एवं बाह्य बचतें प्राप्त होती हैं। क्या प्राप्त होता है? उत्पादन तकनीक में सुधार होता है, श्रम विभाजन होता है, विशिष्टीकरण होता है। इनके कारण जो है उत्पादन में आंतरिक एवं बाह्य बचतें प्राप्त होती हैं, जिसे इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज बोलते हैं। लेकिन ये आंतरिक और बाह्य बचतें सदैव स्थायी नहीं रहती हैं, बल्कि कुछ समय के बाद ये बचतें जो है वो हानियों का रूप ले लेती हैं। ये जो बचतें हैं वो डिसइकोनॉमीज अर्थात हानियों का रूप ले लेती हैं। प्रारंभ में क्या होता है कि प्रारंभ में आंतरिक एवं बाह्य बचतें पैमाने के वर्तमान प्रतिफल को देती हैं। प्रारंभ में क्या होता है, जब पूरा उत्पादन का पैमाना पूरा परिवर्तित होता है तब क्या होता है कि शुरू में क्या होता है कि पैमाने के वर्तमान प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसे जैसे साधनों को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो है बढ़ता हुआ उत्पादन प्राप्त होगा। किंतु ये जो बचतें हैं जब हानियों में बदल जाती हैं, ये बचतें जब हानियों में बदल जाती हैं तो पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल उत्पन्न होते हैं और इन दोनों प्रतिफलों के बीच की जो स्थिति होती है वो पैमाने का स्थिर प्रतिफल होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि पैमाने के प्रतिफल की 3 स्थितियां होती हैं। कौन कौन सी? ये है पैमाने का वर्तमान प्रतिफल, पैमाने का स्थिर प्रतिफल और पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल। और इन तीनों प्रतिफलों के लागू होने के भिन्न भिन्न कारण हैं। पैमाने का वर्तमान प्रतिफल क्यों लागू होता है इसका भी कारण है, पैमाने का स्थिर प्रतिफल क्यों लागू होता है इसका भी कारण है, पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल क्यों लागू होता है इसका भी कारण है। चूंकि 60 मैंने बता दिया, लेकिन थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, तो यह देखते हैं कि पैमाने का वर्तमान प्रतिफल के लागू होने के कारण कौन कौन से कारण है, ये निम्नलिखित दिया गया है। पहला कारण क्या है? पहला है साधनों की अविभाज्यता। पहला कारण क्या है? साधनों की अविभाज्यता के कारण पैमाने का वर्तमान प्रतिफल लागू होता है। अर्थात जैसे जैसे हम उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि करते जाते हैं तो हमको बढ़ता हुआ उत्पादन प्राप्त होता है। अब साधनों की अविभाज्यता क्या होती है? इसे इंग्लिश में इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स बोलते हैं। तो साधनों की अविभाज्यता क्या होती है? देखिए, कुछ उत्पत्ति के साधन जो है वो निश्चित आकार के होते हैं, जिसके कारण उनको विभाजित करके प्रयोग नहीं किया जा सकता। साधनों की अविभाज्यता के कारण प्रारंभ में इन साधनों का पूर्ण विदोहन संभव नहीं हो पाता। तो पैमाने के वृद्धि
तो पैमाने की वृद्धि होने पर इन अविभाज्य साधनों का पूर्ण प्रयोग होने से पैमाने के वर्धमान प्रतिफल प्राप्त होते हैं। देखिए, मैं इसको और सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ कि साधनों की अविभाज्यता क्या होती है कि कुछ साधन जो है एक निश्चित आकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मशीन है, उसकी क्षमता है कि 500 पेनों बना सकती है। ठीक है, एक बड़ी मशीन है, 500 पेन बना सकती है। अब उस मशीन में जब आप जो है 10 पेन, 20 पेन, 5 पेन, 10 पेन, 20 पेन, 30 पेन, 40 पेन बनाएंगे तो क्या होगा, उसकी लागत ज़्यादा आएगी। लेकिन जब उसकी अधिक क्षमता क्या है 500 की, जब उतना पर आप उत्पादन करने लगेंगे तो उसकी लागत जो है आपको घटने लगेगी। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ होती है जिनका एक निश्चित आकार होता है। जब उस निश्चित आकार का या उसकी क्षमता का जब पूर्ण विरोधन हम नहीं कर पाते हैं, तब जो है हमें ये जो है पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल लागू नहीं होता। लेकिन जब हम उसका पूर्ण विरोधन करने लगते हैं तब वहाँ पर क्या होता है, पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल लागू होने लगता है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा है श्रम विभाजन। दूसरा है श्रम विभाजन। देखिए, श्रम विभाजन को प्रोफेसर चैम्बरलिन ने वर्धमान प्रतिफल का मुख्य कारण माना है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनता है कि प्रोफेसर चैम्बरलिन ने श्रम विभाजन को वर्धमान प्रतिफल का मुख्य कारण मानता है। वो मुख्य कारण मानते हैं कि वर्धमान प्रतिफल का मुख्य कारण क्या है? श्रम विभाजन है। श्रम विभाजन से क्या होता है कि कार्य क्षमता में वृद्धि होती है और जिसके कारण पैमाने के वर्धमान प्रतिफल प्राप्त होते हैं। श्रम विभाजन कारण जो है कार्य क्षमता में क्या होती है? वो वृद्धि होती है, जिसके कारण पैमाने के वर्धमान प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे एक बल्ब बनाना होता है तो बल्ब का जो शीशे वाला पार्ट, कई भाग होते हैं उसके। ठीक है, अगर एक ही व्यक्ति को सभी भागों को असेंबल करने के लिए दे दिया या सभी भागों को बनाने के लिए दे दिया जाए तो कभी इस मशीन पे बैठेगा, कभी उस मशीन पे बैठेगा, कभी उस मशीन बैठेगा, तो वह अपनी पूरी कार्य क्षमता के साथ उत्पादन नहीं कर सकता। लेकिन यदि उसी कार्य को बांट दिया जाए, इस बल्ब का इस पार्ट का कोई एक व्यक्ति बनाएगा, इस पार्ट को दूसरा व्यक्ति, इस पार्ट को दूसरा व्यक्ति, या कोई मशीन ही है, ठीक है, मशीन या कोई मशीन है, कोई इंजन है, तो मशीनों में क्या होता है कि डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो यदि एक व्यक्ति सभी पार्ट्स को बनाने लगे तो नहीं बना पाएगा पूरी क्षमता के साथ। लेकिन यदि उसको जो श्रम विभाजन कर दिया जाए कि फला व्यक्ति इस पार्ट को बनाएगा, फला व्यक्ति इस पार्ट को बनाएगा, तो क्या होगा कि उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पैमाने का वर्धमान प्रतिफल लागू होता है। नेक्स्ट है विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण क्या है कि श्रम विभाजन का एक एडवांस फॉर्म है। श्रम विभाजन का एडवांस फॉर्म है, जिसे इस पे स्पेशलाइजेशन करते हैं। देखो, श्रम विभाजन जो है विशिष्टीकरण को जन्म देता है। पहले श्रम विभाजन होगा, फिर विशिष्टीकरण होगा। क्योंकि एक व्यक्ति जब अलग अलग व्यक्तियों को काम सौंप दिया जाता है तो एक व्यक्ति किसी खास कार्य को करते करते क्या हो जाता है, उसमें उसको स्पेशलिटी हो जाती है, उसकी वो दक्ष हो जाता है। यदि हम किसी व्यक्ति को जो है कोई कार्य प्रारंभ में दें तो वह उसको उतनी कार्यकुशलता के साथ नहीं कर सकता। लेकिन जब कुछ समय तक लगातार काम कर लेता है, उस पर कुछ समय व्यतीत कर लेता है, तो वह जो है उसमें स्पेशलिटी आ जाती है, वो बहुत अच्छी तरीके से उसको कर सकता है। तो विशिष्टीकरण क्या है? श्रम विभाजन का एडवांस फॉर्म है। तो वही कह रहा है कि श्रम विभाजन जो है विशिष्टीकरण को जन्म देता है, जिससे अधिक क्षमता वाले विशिष्ट साधन प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप क्या होता है कि उत्पादन में वृद्धि होती है और पैमाने के वर्धमान प्रतिफल मिलते हैं। तो ये तीन मुख्य कारण रहे पैमाने का वर्धमान प्रतिफल लागू होने के। तीन कारण हैं, कौन कौन से? साधनों की अविभाज्यता, दूसरा श्रम विभाजन और तीसरा विशिष्टीकरण। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब आइए दूसरा देखते हैं। देखिए, मैंने बताया था कि पहले पैमाने का जब पूरा पैमाना परिवर्तित होता है, उत्पत्ति के पूरे साधन परिवर्तित होते हैं, तो सबसे पहले पैमाने का वर्धमान प्रतिफल लागू होता है, फिर स्थिर प्रतिफल, फिर ह्रासमान प्रतिफल। तो वर्धमान प्रतिफल क्यों लागू होता है हमने जान लिया। अब पैमाने का स्थिर प्रतिफल प्राप्त होता है। क्यों होता है इसमें स्थिर प्रतिफल प्राप्त होता है? कारण इसका है कि पैमाने का वर्धमान प्रतिफल जो है सदैव उपस्थित नहीं रहता, और जब अविभाज्य साधनों का पूर्ण विरोधन हो जाता है तो ऐसी दशा में पैमाने के स्थिर प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जब हम साधनों का पूर्ण विरोधन कर लेंगे तब क्या होता, ऐसी दशा में पैमाने के स्थिर प्रतिफल प्राप्त होंगे। अर्थात उत्पादन साधनों में हम वृद्धि तो करेंगे, लेकिन उत्पादन में उसी के अनुपात की समान वृद्धि होगी। ऐसी दशा में क्या होता है कि फर्म के उत्पादन पैमाने में परिवर्तनों का साधनों के प्रयोग की कुशलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
ऐसी दशा में क्या होता है कि फर्म के उत्पादन पैमाने में परिवर्तनों का साधनों के प्रयोग की कुशलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पैमाने के स्थिर प्रतिफल केवल अल्पकाल के लिए उपस्थित होते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो पैमाने का स्थिर प्रतिफल केवल थोड़े समय के लिए उपस्थित होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल लागू होने लगता है। पहले हाँ विद्यमान प्रतिफल, फिर थोड़े समय के लिए जब हम पूर्ण विदोहन कर लेंगे तब वहाँ जो पैमाने का स्थिर प्रतिफल आएगा, और लास्ट में जब हम और अधिक जो है साधनों को बढ़ाते जाएंगे तो वहाँ पर ह्रासमान प्रतिफल लागू होने लगेगा। तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं। नेक्स्ट है कि पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल। अब आइए तो जानते हैं इसका कारण क्या है। देखिए पहला कारण क्या है इसका, यद्यपि उत्पत्ति के साधनों को आनुपातिक रूप से बढ़ाया जाता है, फिर भी संगठन और प्रबंध को उसी अनुपात में नहीं बढ़ाया जा सकता। ध्यान सुनिएगा, क्या कहता है कि उत्पत्ति के साधनों को आनुपातिक रूप से बढ़ाया जाता है, उत्पत्ति के साधनों को जो है आनुपातिक रूप से बढ़ाया जाता है, लेकिन जो संगठन और प्रबंध है उसको उस अनुपात में नहीं बढ़ाया जा सकता। संगठन और प्रबंध जो है उत्पत्ति के साधन जो बढ़ाए जाते हैं उसके अनुपात में प्रबंध और संगठन नहीं बढ़ पाता है, जिसके कारण जो है पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल लागू होता है। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है कि बड़े पैमाने पर कार्य जोखिमपूर्ण होता है। एक कार्य ये भी है कि जब हम बड़े पैमाने पर कार्य करते हैं, बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं तो कार्य क्या हो जाता है, जोखिमपूर्ण हो जाता है, जिससे जो है उत्पादन के ह्रासमान प्रतिफल लागू होते हैं। देखिए क्या करा इसमें कि पैमाने को एक सीमा के बाद बढ़ाने पर हानियां उत्पन्न होती हैं। यदि हम उत्पादन के पैमाने को एक सीमा से ज़्यादा बढ़ा दें तब हमको हानि होगी। क्यों? क्योंकि जो उत्पादन के साधन होते हैं उनका एक अपना अनुकूलतम संयोग होता है, उस अनुकूलतम संयोग पर वो अधिकतम उत्पादन करते हैं। जैसे 1 बीघे का खेत है, आपको दिया गया है और उस पर उसका जो अनुकूलतम संयोग है, मान ली वहाँ पर 10 मजदूर जो है लगा देने से अधिकतम उत्पादन होगा। लेकिन यदि आप मजदूरों को लगातार बढ़ाते जाए, 10 के 20 कर दे, 20 के 40 कर दे, 50 कर दे, 100 कर दे, तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा बल्कि वहाँ पर उत्पादन घटने लगेगा, क्योंकि साधनों का जो अनुकूलतम संयोग है वो भंग हो गया है। जितने पर्याप्त लोगों की आवश्यकता थी, 10 लोगों की आवश्यकता थी, वो 10 लोग अधिकतम उत्पादन कर सकते थे, लेकिन अधिक से अधिक हमने लगा दिया तो उसकी लागत बढ़ जाएगी, तो उत्पादन जो है घटने लगेगा। तो इस टॉपिक में पॉइंट पर ही बात करा कि पैमाने को एक सीमा के बाद बढ़ाने पर हानियां उत्पन्न होने लगती हैं। अब चौथा पॉइंट क्या है, चौथा है कि उत्पत्ति के साधन पूर्ण स्थानापन्न नहीं होते हैं, जिसके कारण सीमांत उत्पादन में कमी होती है। एक कारण ये भी है कि जो उत्पत्ति के साधन होते हैं वो पूर्ण स्थानापन्न नहीं होते हैं। मतलब कोई एक साधन है तो उसके स्थान पर हम पूरी तरह उसको प्रतिस्थापित नहीं कर सकते, और यही कारण होता है कि सीमांत उत्पादन में कमी होती है। और जब सीमांत उत्पादन में कमी होती है तो पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल लागू होता है। तो स्टूडेंट्स ये रहा पैमाने के प्रतिफल के लागू होने के कारण। मैंने अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास किया है और आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक से शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।